हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 26 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन घाना, केनिया, मलावी। आफ्टर दैट नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नक्सल। आफ्टर दैट प्लेसेस इन न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आइडियाज। आफ्टर दैट ड्राफ्ट ऑफ चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट्स रूल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नेस्कॉम। After that, next ninth question is on special power of Rajya Sabha and last question is on प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो सबसे पहले हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पूछा था कि पार्टिसिपेटरी नोट ये किससे एसोसिएट होते हैं, तो देखिए इसका आंसर है FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और ये जो पी नोट है ना, ये पिछले साल न्यूज में भी थे और साथ ही साथ हमने ये मतलब यूपीएससी ने इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, सो हमने ये ऐड कर दिया था क्वेश्चन। और साथ ही साथ दूसरा हमने क्वेश्चन पूछा था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड है ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए थे, तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। ऑलराइट, तो देखते हैं हमारे कौन से फ्रेंड्स ने इसके सही आंसर दिए। देखिए कमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है। जो हाँ, बहुत ही ज़्यादा लोग हमारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन है। और कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही डिटेल मतलब एक अच्छा आंसर दे रहे हैं, जो एक एक्सप्लेन भी कर रहे हैं अच्छे से, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब ये नहीं कहता कि मैं कोई छोटा या नहीं बड़ा ही आंसर दो, लेकिन ये अगर आप एक्सप्लेन भी करते हो तो बाकी जो हमारे बाद में आने वाले जो कोई फॉलोअर्स है, तो उनके लिए अगर आप कमेंट्स में भी पढ़ लोगे तो भी है ना आपको एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जा सकती है। तो देखिए कौन कौन है। उत्कर्ष, विवेक, देन आफ्टर दैट आकाश, लेह, देन कृहान, पूजा, दीपक, सुमित, चित्रांगदा, उपेंद्र। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज गोविंद, चिरंजीत। आफ्टर दैट अक्षया, प्रमोद, कुलदीप, ये सुमन, सिद्धार्था, सुनील, जिष्णा, प्रीति, अंशु, पूजा, केतन कुमार, अमर, अभिनव कुमार। देन नेक्स्ट कौन है। मनीष, अश्रय, एजू, सुमित नारायण। ये जो है ना, ये दोनों सुमित और एजू, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है और यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रिक भी बताई है। आप चाहे तो इनके जो आंसर्स है ना, ये हमारे रेगुलर वीडियो में, दैट इज कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। देन बाद में है रामकृष्ण चंद खेड़े, देन रूमन माथुर। जी हाँ, मैं ना क्या क्या करता हूँ कि कभी कभार बोलते बोलते ना कुछ आपको मतलब वीडियो के दौरान भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमने मैप देखा था, तो उसमें दो मैंने कंट्रीज पूछी थी, ये कौन सी है। तो इसका आंसर ये जो रूमन माथुर है सिर्फ इन्होंने दिया है और ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये इजिप्ट और लीबिया थे, जो वेस्ट टू ईस्ट अगर देखेंगे तो लीबिया टू इजिप्ट है। ठीक है, या आप चाहे तो हमारे कल के क्वेश्चन में देख सकते हैं या फिर मैप में देख लीजिए कहाँ पे ये लोकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एजू, जो मैंने कहा था कि अभी पिछले पेपर में पिछले स्लाइड पे, तो ये इनका आंसर है। ये भी एक अच्छा आंसर था, देख लीजिए आप। और दीपक रंजन जो सर है, इन्होंने भी एक क्वेश्चन का जो हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था उस पर एक हिस्ट्री भी प्रोवाइड की थी कि ये ऑर्डिनेंस के पूरे प्रोसीजर की। तो देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। जी हमने कल एक क्वेश्चन देखा था मॉस्क्विरिक्स के बारे में। तब मैंने कहा था कि ये जो देश है घाना, केनिया और मलावी, ये कहाँ पे आप मैप में देख लीजिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने देखा होगा, और अगर आपने देखा होगा तो आपको आज के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि घाना, केनिया, मलावी to pilot the GSK malaria vaccine Mosquirix from 2018, which of the above country is not open to any ocean। ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री किसी ओशियन के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है घाना, केनिया, मलावी एंड बोथ 1 और 2। तो देखिए इसके पहले एक छोटी सी कंसेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओशियन और सी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सी जो होता है ना, ये दो देशों को कनेक्ट करता है, मतलब दो देशों, दो या तीन ऐसे कुछ देशों में होता है ये। लेकिन जो ओशियन जो होता है वो दो से ज्यादा कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया। तो देखिए इनमें से कौन से कंट्री है जो किसी भी ओशियन के लिए ओपन नहीं है। तो घाना है, केनिया ओपन है, लेकिन मलावी जो है ये ओपन नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी। मैप में देख लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे है ये केनिया, जो हमारे इंडियन ओशन से ओपन होता है, मतलब ये इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आफ्टर दैट यहाँ पे है ये घाना, जो अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे है ये गल्फ ऑफ जीनिया। ठीक है, ये भी याद रखिए एक बात। और दी यहाँ पे देखिए जो मलावी है वो यहाँ पे है। ठीक है, मलावी जो किसी भी हमारे ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर है सी, मलावी। और मलावी के पास यहाँ पे ना एक लेक है जिसका नाम है न्यासा। ठीक है, ये भी याद रखिए, शायद कभी पूछ लिया जाए तो। और कैसे याद रखना है, तो जी काजोल जी और अजय देवगन सर जो है, इनकी बेटी का नाम है न्यासा। ठीक है, तो मतलब ये कुछ लॉजिक लगाने के लिए जी है, ये बात तो सही है कि इनकी बेटी का नाम न्यासा है, लेकिन ये ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे जो है ये
न्यासा लेक है। और लेक किसको कहते हैं? जो वाटर बॉडी होती है और चारों साइड से किसी जमीन से घिरी हुई होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि कैस्पियन सी जो है वो भी मतलब सी है, लेकिन वो एज अ लेक मतलब बहुत बड़ी लेक ऐसे भी उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है एक, कि ये देखिए ये जो है ना, ये सोमालिया, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यहाँ और यहाँ पे येमेन है, ठीक है। तो येमेन और सोमालिया, इनके बीच में जो गल्फ है उसका नाम क्या है, ये आपको हमें बताना है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग, तो इनमें से कौन होते हैं नीति आयोग में, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट इज गवर्नर्स ऑफ ऑल स्टेट, मतलब गवर्नर होते हैं। एंड लास्ट इज ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब सभी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है वो होते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ऐसा ये चार स्टेटमेंट है। तो नीति आयोग में कौन कौन होते हैं, तो देखिए फर्स्ट है, ये तो बहुत बात ऑब्वियस है कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं जी। नेशन की इतनी एक इंपॉर्टेंस कोई आयोग है तो इसके चेयरपर्सन पीएम होना, ये तो लाजमी मतलब सही बात है। तो फर्स्ट है, ये बात सही है। और आप जानते हैं कि जो हमारा नीति आयोग जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। सो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये भी इसमें कवर होते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है। थर्ड जो है ये बात नहीं है, मतलब गवर्नर जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। और साथ ही साथ जो सभी ये ऑल है ना, ये ऑल नहीं चाहिए था जी। कुछ ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सो ऑल नहीं चाहिए था। सो 1 एंड 2 करेक्ट है, 3 एंड 4 नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से नीति आयोग कंटिन्यूअसली न्यूज में था, तो हमने इस पर क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जो हमने जो मेंबर्स है उनके नाम ऐड कर दिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, साथ ही साथ वाइस चेयरमैन कौन है, तो अरविंद पंगारिया। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं जी, हमने कहा था ये एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है, ये देखिए यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन ऑल नहीं होते। देखिए कौन कौन है अभी, हमारे राजनाथ सिंह जी है, देन अरुण जेटली जी है, सुरेश प्रभु है, एंड राधा मोहन सिंह ये है। स्पेशल इन्वाइटी होते हैं कुछ, साथ ही साथ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो ये नीति आयोग का हर टाइम मतलब फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ सीईओ, जैसे कंपनी को होते हैं ना वैसे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये है अमिताभ कांत, ये एक नाम। और ये एक अरविंद पंगारिया सर, ये दो नाम नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देन गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ऑलराइट, तो ये पीआईबी से हमने एक लिया था, इसमें भी ये जो है ना कंपोजिशन ये पूरी तरह से दिया गया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सॉरी, इसके क्वेश्चन देखने से पहले न्यूज़ देख लेते हैं जी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2-3 दिनों पहले कुछ न्यूज़ आई थी कि मीटिंग होने वाली नीति आयोग की, ये थर्ड मीटिंग हुई थी। और इसमें क्या हुआ है, तो एक रिप्ले जो जैसा कि आप लोग जानते हो कि फिफ्थ जो हमारा 5 ईयर प्लान है, 12th 5 ईयर प्लान, वो खत्म हो गया है। तो हो सकता है इस पर यूपीएससी इस साल क्वेश्चन पूछ ले। तो इसके बाद अभी क्या आना है, मतलब 5 ईयर प्लान के बाद क्या, तो देखिए अभी 15 ईयर्स का एक विजन ऐसे कुछ बनाया गया है, लॉन्ग टर्म विजन। तो इसमें क्या है, तो ये रिप्लेस इसको 3 साल का एक्शन प्लान, हर 3 साल का मतलब 15 में ऐसे 3-3 साल के स्लैब्स बनाए गए, और जिसको 7 साल बाद एक रिव्यू होगा, वैसे ऐसे कुछ तो है, मतलब 3 + 7 + 15 ऐसे ये टोटल है, ऐसा याद रखिए। 3 + 7 + 15 प्लस, मतलब ये सिर्फ मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, 3, 7, 15 ऐसे ये प्लान है। आई डोंट थिंक कि इस पे यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी तक तो ये न्यूज़ में मतलब ठीक से आया नहीं है। सो लेकिन एक बात याद रखिए, मेंस में शायद हेल्पफुल हो सके। दिस एजेंडा इज मींट टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अटेनिंग द इन्वेजेज आउटकम्स ऑफ 2031-32, मतलब ये 15 साल का है ना, तो ये पूरा प्लान है। और इसके तहत क्या हमारा प्लान बनाया गया है, तो हाउसिंग फॉर ऑल with toilets, LPG power and digital connections, access to the personal vehicles, air conditioners and white goods for all, nearly all and fully literate population with the universal health care। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 2031-32 तक का प्लान है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक हमने बड़ा स्कोप रखा है, जो हमें सभी जो लोग हैं इनको प्रोवाइड करना है। तो ऑब्वियस है अगर हम इसी दौरान अगर यूपीएससी में पास होंगे तो हमें भी इसके बारे में काम करना है। और इसमें एक बात है, जो ये वाइट गुड्स, तो ये वाइट गुड्स क्या होते हैं आपको पता है जी? होता क्या था ना, जो मतलब कुछ 8-10 साल पहले जो अक्सर हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते थे, लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इस टाइप के जो अप्लायंसेस होते थे, ये अक्सर वाइट कलर्स में आते थे सिर्फ, तो इसको वाइट गुड्स कहा जाता था। ठीक है, तो ये नीति आयोग के कुछ इफेक्टिव पिलर्स है, देखिए कौन कौन से है। प्रो पीपल,
प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑलराइट, ये अगर नीति आयोग पे कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो 7 पिलर्स कौन से हैं, तो ये रखने के लिए याद आएगा। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी हमने पीआईबी से ही लिया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी नीति आयोग पे है। तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं है। तो देखिए नीति आयोग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा हमारा ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज टू फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद स्टेट्स, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसा ये फर्स्ट है। नेक्स्ट इज to develop mechanism to formulate credible plans at a higher levels of the government and aggregate those progressively at village level, मतलब प्लान्स बनाना हायर लेवल पे और उनको विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टू पे द स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट अ रिस्क एंड नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब ये इसका सार निकाला जाए तो क्या होगा, इसका समरी किया जाए तो हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म करनी है, ऐसा ये सी ऑप्शन है। एंड लास्ट इज टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज द पार्टनरशिप विद between the key stakeholders and national and international like-minded international think tanks as well as the educational and policy research institution। मतलब क्या है कि जो हमारे देश के और बाकी देश के जो like-minded think tanks जो है, जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इनसे एडवाइस लेना और इनको एनकरेज करना, ऐसी पार्टनरशिप को, ऐसा भी है ये नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें पूछा गया है। तो जी इसका आंसर है बी, क्योंकि आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है इसका अप्रोच जो है वो बॉटम्स अप अप्रोच है। ठीक है, जो पहला था प्लानिंग कमीशन, इसका टॉप डाउन अप्रोच था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, कि सेंटर में कोई तो प्लान डिसाइड किया जाएगा और उससे सभी जो स्टेट है इनके लिए मतलब ये प्लान ऐसे डिसाइड करेगा। लेकिन अभी नीति आयोग में क्या है, तो बॉटम अप अप्रोच, मतलब क्या है कि नीचे से स्टेट को क्या जरूरत है, तो स्टेट की जरूरतें देख के ध्यान में रख के प्लान बनाया जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया था कि ये हायर लेवल पे प्लान नहीं बनेंगे, विलेज लेवल पे प्लान बनेंगे और वो हायर लेवल जो है वो इसको प्रोग्रेसिवली मतलब इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा ही है। सो ये बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम इसके बारे में भी देख लेते हैं जी। देखिए कौन कौन से इसके क्या हमने पूछा था ऑब्जेक्टिव, तो ये देख लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, साथ ही साथ विलेज लेवल पे प्लान फॉर्मुलेट करना है और हायर लेवल पे इसको एग्रीगेशन करना है। देन स्पेशल अटेंशन देना है, जो हमने देखा था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छे से हो सके इसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काम करना है इकोनॉमिक पॉलिसी में। देन इनिशिएटिव इंप्रूवमेंट्स, द इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स, आफ्टर दैट थिंक टैंक्स जो हमने अभी हमारा फोर्थ स्टेटमेंट देखा था। साथ ही साथ क्रिएटिंग अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम, तो जो एक नॉलेज बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल मतलब कि खुद से ही कोई स्टार्टअप वगैरह ऐसे कोई स्टार्ट कर सके, इसके बारे में सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, कोऑपरेशन, इंटरनल कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना है। और साथ ही साथ और ये दो है, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जी। इसमें से नक्सल के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा जो पेपर 3 है, जो हम इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हमने इस पे बेसिक क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। आप तो जानते हैं यहाँ पे अटैक हुआ है नक्सलाइट एरिया पे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, द टर्म नक्सल डिराइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ द विलेज नक्सलबारी इन द वेस्ट बंगाल वेयर द मूवमेंट हैज इट्स ओरिजिन, मतलब ये टर्म जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो नक्सलबारी ये वेस्ट बंगाल का एरिया है और यहाँ पे ये नक्सलबारी नक्सल जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, इससे ये नाम मिला है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द नक्सल मूवमेंट गो बैक टू द फेल्योर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये क्यों स्टार्ट हुआ, तो जो हमारा 5th और 6th शेड्यूल जो है इसका फेल्योर होने की वजह से ये नक्सल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। आप तो जानते होंगे ये 5th और 6th शेड्यूल किसके बारे में है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 5th शेड्यूल जो है वो AMTM मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को छोड़ के बाकी जो कोई शेड्यूल एरिया जो है इसके बारे में है। और 6 जो है वो AMTM मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन ये जो एरिया यहाँ पे शेड्यूल एरियाज के बारे में है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, 5th और 6th शेड्यूल। और ये नक्सल जो नाम है, ये नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में था, इसकी वजह से ये नाम आ गया था। सो इसके बी सी दैट इज दोनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना ये मेनली नक्सल अफेक्टेड एरियाज है, नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज, और इसमें जो रेड है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो जी इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे हिस्ट्री प्रोवाइड की है, तो आप चाहे तो इसको पॉज करके देख लीजिए। ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 5th क्वेश्चन है,
जी ये हमने कुछ प्लेसेस दिए गए हैं जो न्यूज़ में है करंटली, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। तो देखिए सुकमा वेस्ट बंगाल, आफ्टर दैट तवांग सिक्किम, अलवर उत्तर प्रदेश एंड मालेगांव महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट इनकरेक्टली मैच है ये हमें बताना है। सो देखिए फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है, सुकमा ये वेस्ट बंगाल ने में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आपने जानते होगी कि रिसेंटली यहाँ पे नक्सल अटैक हुआ था, कल कल ही यहाँ पे अटैक हुआ था, तो कल नहीं परसों अटैक हुआ था, तो ये इनकरेक्ट है। तवांग जो है ये सिक्किम में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, सो ये भी इनकरेक्ट है। अलवर ये राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। मालेगांव जो है ये महाराष्ट्र में है। मतलब 1 2 एंड 3 इनकरेक्ट है, सिर्फ 4 जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 1 2 एंड 3। ऑलराइट, तो ये कुछ न्यूज़ थी जो आप नक्सल के बारे में ये आप जानते हैं। ये आज की न्यूज़ है कि छत्तीसगढ़ में अटैक के बाद अभी एमपी पुलिस ने इस हाई अलर्ट पे रखा है बालाघाट को। तो ये आज की न्यूज़ है। साथ ही साथ ये आज की न्यूज़ है मालेगांव ब्लास्ट केस में कोई जो साध्वी प्रज्ञा सिंह जो है, साध्वी प्रज्ञा, इनको बेल मिल गई, इसके बारे में। और साथ ही साथ तवांग क्यों न्यूज़ में था पिछले दिनों, तो दलाई लामा की विजिट के बाद ये तवांग न्यूज़ में था। और साथ ही साथ अलवर क्यों न्यूज़ में था, तो ये हमारा जो क्या काउ काउ विजिलेंट, इस वजह से ये न्यूज़ में था। सो हमने इस पे एक जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है तो इस पे ये बना दिया, और ये इसके जो है करेक्ट आंसर है। देखिए सुकमा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तवांग अरुणाचल प्रदेश, अलवर राजस्थान एंड मालेगांव महाराष्ट्र। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट इज आइडियाज? आइडियाज क्या है? द स्कीम दैट मोटिवेट्स थिंक टैंक टू सजेस्ट इनोवेटिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन सोसाइटी। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज इट इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय आदित्य बिरला आइडिया ग्रुप विच गिव स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। ये इस ग्रुप के द्वारा स्कॉलरशिप, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप देने वाली स्कीम है। नेक्स्ट इज द स्कीम दैट विल इनवाइट स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स इन द वेरियस फील्ड। मतलब स्टूडेंट्स को बुला के जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ऐसा ये सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज इट इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री फॉर ऑल स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब स्कूल चिल्ड्रन जो है इनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ये स्कीम लाई गई है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है? आइडियाज क्या है? तो ये एक नई स्कीम है जो जिसमें स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा हमारे जो कोई प्रॉब्लम्स है ना इनको सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम्स भी वेरियस फील्ड से। ठीक है, तो ये है सी, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये अगर जो कोई स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उनको प्राइज दिया गया है बहुत ही भारी मात्रा में। देखिए 1 करोड़ का ये एक बेस्ट सॉल्यूशन के लिए प्राइज है। तो इसके बारे में पिछले भी न्यूज़ थी आज ही। तो देखिए ये क्या है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ये स्टार्ट कर दिया गया है, और किस लिए? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो हमारे स्टूडेंट के ये बढ़ाने। आप तो जानते हैं हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा रीजन में एक सुपरस्टिशंस कुछ ना कुछ होती है। और तो बचपन से ही, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चों को ये कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चे पूछते हैं तो माँ बाप जो है वो डांटते हैं। मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो हमारे यहाँ पे बच्चों के ना कुछ ऐसे इनोवेशन बारे में जो है, इसके बारे में ऐसे विजन या स्कोप ही डेवलप नहीं हो पाता। तो इसी बात को अभी कम करने के लिए ये एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा एक आइडियाज ऐसे ये स्कीम चलाई जाने वाली है। तो इसके तहत क्या करेंगे कि जो डिफरेंट जो एरियाज है उनके जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। कौन कौन से एरियाज? अफोर्डेबल हेल्थ केयर, कंप्यूटर साइंस एंड आईसीटी, एनर्जी, देन अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वाटर रिसोर्स एंड रिवर मैनेजमेंट, अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इतने ढेर सारे रीजन जो एरियाज है इसमें बच्चों से, मतलब स्कूल चिल्ड्रन से कोई ना कोई सॉल्यूशंस लिए जाएंगे, ऐसा है ये आइडियाज। तो देखिए ये आपने पिछले दिनों हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, गॉगल फॉर ब्लाइंड। ऐसा एक टीनेजर ने, अरुणाचल प्रदेश के टीनेजर ने एक डिवाइस बनाया है। तो देखिए ऐसे ही, मतलब टीनेजर से ये ऐसे कुछ ना कुछ सुझाव इसके तहत लिए जाएंगे। सो देखिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप चाहे तो इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, और आइडिया का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। आइडियाज क्या है? इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। द लेबर मिनिस्ट्री हैज प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स टू फिक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन फैमिली एंटरप्राइजेस। मतलब लेबर मिनिस्ट्री ने कुछ ड्राफ्ट प्रपोज किया है। तो उनमें क्या करेंगे, जो चाइल्ड आर्टिस्ट अपने यहाँ पे जो छोटे बच्चे काम करते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो फैमिली एंटरप्राइजेस में बच्चे काम करते हैं उनके लिए कोई रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो इनमें से क्या ट्रू है, ये क्वेश्चन है। देखिए आजकल यूपीएससी मेंस में भी और प्री में भी ऐसे जो ड्राफ्ट्स आ रहे हैं ना उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन बना दिया। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिए गए। अ चाइल्ड आर्टिस्ट विल नॉट बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स अ डे। मतलब जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, कंसिडर कीजिए कि बजरंगी भाईजान की जो छोटी लड़की थी मुन्नी, उसको एक दिन में सिर्फ 5 ही घंटे काम करना दिया जाएगा, ऐसा ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विल बी अलाउड टू असिस्ट देयर फैमिली इन रनिंग
इन रनिंग फैमिली एंटरप्राइजेस विदाउट अफेक्टिंग देयर स्कूल एजुकेशन, मतलब बच्चे जो है वो अपनी फैमिली में काम कर तो सकते हैं लेकिन इससे उनकी स्कूलिंग को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसके कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा है। सो इसके दोनों स्टेटमेंट जो ये सही है। सो हमारा आंसर है सी 1 एंड 2 बहुत करेक्ट। तो देखिए इस पे भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले जो कोई भी असिस्ट करता है तो इसके अभी आप जानते हैं कि पिछले साल ही ऐसा बिल लाया गया है जो मतलब हमारा चाइल्ड लेबर रूल्स थे उसको अपडेट कर दिया गया है। तो इसी के तहत अभी ये ड्राफ्ट लाया गया है जिसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए जी। होता जी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जी, मेरे पापा है ना, ये भी जब ये नया बिल आया था 2016 का, तब मुझे कहते थे कि देखिए जो हमारे यहाँ पे बच्चे जो है वो चाइल्ड एक्टर वगैरह काम करते हैं तो उनको ये क्यों नहीं होता है, मतलब ये उन पे क्यों बैन नहीं लगाते। क्योंकि आप तो देखते हैं आजकल ये रियलिटी शोज वगैरह बहुत ढेर सारे आते हैं और उस पर तो 4-4 5-5 साल से बच्चे काम करते हैं और उनको भी मतलब बहुत ही भारी मात्रा में काम करना पड़ता है ना वहाँ पे भी। तो इन पे भी अभी कुछ ना कुछ तो एक लगाम लगाई जा सकती है। तो इसी के तहत ये आया है। अभी इसके कुछ प्रावधान जो है वो देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पिछले साल हमने अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत एक पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया था 14 साल के नीचे की एज के बच्चों को काम करने के लिए। और अभी जो बच्चे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करेंगे उनको 5 घंटे मैक्सिमम पर डे, और जो अपनी फैमिली में ही काम करेंगे उनको स्कूल 3 घंटे काम कर रहा है और साथ ही साथ अपने स्कूलिंग पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे भी बात है। और जो ये अपनी फैमिली में काम करेंगे ना उनको भी कुछ पैसे देने पड़ेगा। अंडर द प्रपोज रूल्स द लीस्ट 20% ऑफ इनकम अर्न बाय द चाइल्ड आर्टिस्ट विल रिक्वायर टू बी डिपॉजिटेड इन अ फिक्स डिपॉजिट इन अकाउंट इन अ नेशनलाइज बैंक। और ये उस बच्चे को कब मिलेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन्होंने ना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए थे कि जो था ना कि फैमिली में काम करना है। तो फैमिली मतलब क्या, एक मिनट मैं देखता हूँ फैमिली मतलब क्या। तो देखिए फैमिली मीन्स जो अपने भाई या फिर घर वाले वहाँ पे ही वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रियल ब्रदर और साथ ही साथ कोई पापा वगैरह इनके भाई वगैरह होंगे उन्हीं के साथ ये काम कर सकते हैं। आई थिंक ये शायद गुम गया है जो मुझे आपको बताना था वो, आई थिंक जो, लेकिन मैंने अभी तक जितना बताया है ये बात जो है वो सही है। देखिए हाँ यहाँ पे आइए, द फैमिली वुड इंक्लूड पेरेंट्स, रियल सिबलिंग्स एंड रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। ये बात याद रखिए, ये फैमिली में कौन कवर होंगे ये भी, मतलब पहले होता था ना कि कुछ एक एम्बिगुअस सिचुएशन होती थी, तो ये अभी फैमिली भी कौन, ये भी कोर्ट ने सॉरी लेबर मिनिस्ट्री ने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नैस्कॉम एंड व्हाट इज करेक्ट अबाउट इट। तो नैस्कॉम के बारे में क्या करेक्ट है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज नैस्कॉम इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट एंड सेट्स द टोन ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर इंडियन सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री के लिए है ये, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नैस्कॉम ऑर्गेनाइजेस अ इंडिया लीडरशिप फोरम, ठीक है। ये एक मतलब प्रेस्टिजियस फोरम है, तो ये कि इसके द्वारा नैस्कॉम द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये सर्विस के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर आता है सर्विस में, लेकिन सर्विस में बाकी भी ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं ना। सो ये फर्स्ट इनकरेक्ट है यार। और ये जो सेकंड है नैस्कॉम ऑर्गेनाइजेस इंडिया लीडरशिप फोरम, ये बात सही है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। जी इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, आप तो जानते हैं H1B वीज़ा के बारे में कंटिन्यूसली न्यूज़ है, तो ये इस पे भी न्यूज़ थी, सो हमने नैस्कॉम पे क्वेश्चन बना दिया। ये देखिए नैस्कॉम क्या है, ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और ये ट्रेड और एसोसिएशन है जो इंडिया, मतलब हमारे इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोग्राम आउटसोर्सिंग, इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में है, जो एस्टैब्लिश कर दी गई थी 1988 में। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक ग्लोबल ट्रेड बॉडी है और जिसके तहत बहुत ही मात्रा में, मतलब लगभग कुछ 2000 मेंबर्स है इसके पूरे देश भर में। देखिए कहाँ से, चाइना, EU, जापान, UK, US। तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और जो जिसका हेडक्वार्टर जो है ये हमारे यहाँ पे, मतलब दिल्ली में है ये। और बाकी भी हमारे यहाँ पे कुछ इसके बाकी सिटीज़ में इसके रीजनल ऑफिसेस है। ये इतना हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, नैस्कॉम फैसिलिटेट्स द बिजनेस एंड ट्रेड इन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज एंड एनकरेजेस द एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। मतलब ये इसके बारे में हमने बताया, जैसे सॉफ्टवेयर और सर्विसेज इसके बारे में काम करता है, सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री के बारे में काम नहीं करता, ठीक है। ये भी बात याद रखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में भी है। और क्या है, तो इट ऑर्गेनाइजेस इंडिया लीडरशिप फोरम, ये हमने बताया कि एक
अच्छा फोरम होता है, सो ये हमने ऐड कर दिया था। इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू दी डेवलपिंग कंपनीज टू नेटवर्क एंड प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द नोटेबल इवेंट्स, ये कौन कौन से इवेंट लेता है? नैसकॉम प्रोडक्ट कॉन्क्लेव, इंजीनियरिंग समिट्स, नैसकॉम इमर्ज 50, ऐसे ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपने पिछले 1-2 साल पहले कोई तो एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था टीवीएफ पिक्चर्स, वो देखी होगी, तो उसमें भी स्टार्टिंग में नैसकॉम का जिक्र किया गया है, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन जी, राज्यसभा की स्पेशल पावर इनमें से कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज टू पास द रेजोल्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना या फिर इंडिया ऑल इंडिया सर्विस के लिए बनाना, ऐसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, हिज हर रिटायरमेंट। मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट की बारी इलेक्शन जो होते हैं उसके कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा ये सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस और ईसीआई जो होते हैं हमारे, इनके कुछ काम जो है इसको बताते हैं ये राज्यसभा, ऐसा ये स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, मतलब ये चाहे तो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं और साथ ही साथ एक वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस जो है किसी के बारे में बना सकते हैं, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का ये एक स्पेशल पावर है। तो इसका मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, बाकी हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट एम्स टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ अ विमेन एंड चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो इनको हेल्थ विमेन और चाइल्ड की जो हेल्थ है इसको सेफगार्ड करने के लिए ये बनाई गई है और इसके तहत क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इट द कनेक्शंस विल बी इशूड इन द जॉइंट अकाउंट ऑफ मेल एंड वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब जो इसके तहत कनेक्शन जो दिया जाएगा PMUY के अंडर, ये मेल और वीमेन इन दोनों के नाम पे दिया जाएगा, ऐसा ये बी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? तो ये जो कनेक्शन दिया जाएगा ये घर की वीमेन के नाम पे दिया जाएगा, ना ही मेल के नाम पे, ठीक है। सो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो इसके बारे में PMUY के बारे में देख लेते हैं। ये जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही स्कीम है और ये इस मिनिस्ट्री की पहली स्कीम है, ठीक है, इस मिनिस्ट्री की पहली स्कीम है और इसके तहत कुछ आई थिंक यहाँ पे है ये, 1 मिनट, 5 करोड़ LPG कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने की इन्होंने मंशा रखी है BPL फैमिलीज को। और उसमें से पिछले दिनों न्यूज़ आई थी ये 3 साल में करना है, अगले 3 साल में। और अभी न्यूज़ आई थी कि कुछ 2 करोड़ जो BPL कनेक्शन LPG कनेक्शन है BPL फैमिलीज को वो ऑलरेडी अलॉट कर दिए जा चुके हैं, ठीक है, पहले साल में। और साथ ही साथ ये काम क्या है? तो एम द सेफगार्ड ऑफ हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग फ्यूल। आप तो जानते हैं कि अगर चूल्हा यूज किया जाता है घर में अगर कहीं पे, तो उसका जो स्मोक होता है उसका जो धुआं होता है वो 10 टाइम्स मोर हजार्डस होता है दैन स्मोकिंग सिगरेट। तो इसके लिए ये PMUY जो है वो लाई गई थी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि ये विमेन के नाम पे ही दिया जाता है। और बाकी ये सबसे पहले हमारे PM ने कहाँ पे इनोग्रेट किया था? तो बलिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इस स्कीम का इनोग्रेशन कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन है कर्व यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेजरमेंट के लिए कर्व यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके लिए कौन सी कर्व यूज की जाती है? फिलिप कर्व, एंजल्स कर्व, लाफर कर्व या फिर गिनी लॉरेंट कर्व, ठीक है, इसका आंसर दीजिए। और एक आंसर तो मतलब आ जाएगा, लेकिन ये जो बाकी कर्व जो है ना इसके बारे में भी आप हमारे इकोनॉमी में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज द पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन। तो किस पे चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका भी हमें आंसर दीजिए हमारे कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप हमने सभी कुछ जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से कवर कर लिए होंगे। सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।